इससे पहले 2 एग्ज़ाम में आप लोग देख चुके हैं कि जो मैं कराता रहता हूँ वही आता रहता है, एंड अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम हम पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन चेंज करते हैं। मतलब अगर आपने देखेंगे कि आपने एसएससी जेई के लिए, यूपीआरबीएन के लिए जो मैंने पढ़ाया था, मतलब इसे यूपीपीएससी के लिए, एसएससी जे आपका यूपीआरबीएन के लिए जिस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया था वो गेट का क्वेश्चन नहीं था। तो गेट एग्ज़ाम के लिए हम अलग टाइप का, ठीक है राहुल, गेट एग्ज़ाम के लिए हम अलग टाइप का क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ठीक है वेंकट, एंड आईएएस एग्ज़ाम के लिए हम अलग टाइप का पढ़ाते हैं, एंड अगर आपका ऐसे कोई एग्ज़ाम है उसके लिए अलग से। मतलब आपको बात अभी समझ में आ गया कि हमेशा एक ही चीज़ से नहीं हो सकता। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ एसएससी जेई के लिए एंड एचपीसीएल के लिए, तो एसएससी जेई एंड एचपीसीएल दोनों में अगर आप देखोगे मोस्टली एग्ज़ाम सेम है। मतलब एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन का टेक्निकल क्वेश्चन का पैटर्न है वो टेक्निकल क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा खेल काल हो चुका था, यहाँ तक खेल हमारा हो चुका था, एंड इसके बाद हमें सोच विचार करना है। दिस वाज द लास्ट स्लाइड जो हमने कल डिस्कस किए थे, ठीक है। शिवम, दीप पटेल, शिवम, वेंकट एंड एवरीवन, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कम आएगा। हाँ, जो एग्ज़ाम का आप बात बोलोगे सर कौन कौन सा एग्ज़ाम के लिए ये काम आएगा, अगर आप ये बोलना चाहते हो सर कौन कौन सा एग्ज़ाम के लिए ये काम आएगा, तो मैंने आपको दिखा दूं कि मैंने जो आपको पढ़ा रहा हूं अभी वो कौन कौन सा एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है पीएसयू। तो इसलिए अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ये सारे एग्ज़ाम के लिए है जो आपका अपकमिंग है। एक तो यूपीआरबीएनएल हो चुका है, ठीक है, यूपीपीएससी एई का 2021 वाला हो चुका है, अभी 22 का आएगा, एंड एचपीसीएल, बीपीएससी एई, एसएससी जेई, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर, यूपीपीएससी एई 2022, ओपीएससी, ये सारे एग्जाम अपकमिंग हैं, ये हो चुका है। ये जो पहला वाला है आपका ये 16 तारीख को हो चुका है, एंड आपने देख लिया, सब लोगों ने देख लिया कि जो मंडल पढ़ाता है वही आया है, वही आता है, वही आएगा। तो मैंने जो जिस टाइप का, और अभी एसएससी जेई में भी जो पढ़ा रहा हूँ, जिसने भी कल क्लास किया था उसको पता चल गया कि एग्जैक्टली एसएससी जेई का जिस्टा इसका हो गया डन, ये हो गया, हो चुका है इसका एग्जाम, तो ये आपका हो चुका है। तो इसके चक्कर में उसके बारे में हमें बातचीत नहीं करना है क्योंकि उसका ऑलरेडी हो चुका है, एंड अभी हमारा एचपीसीएल है, बीपीएससी है, एसएससी जेई है। तो ये 3 के लिए उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, उत्तराखंड का पॉलिटेक्निक लेक्चरर है, यूपीपीएससी का 2022 का आएगा, ओपीएससी का आएगा। ये सारे एग्जाम के लिए ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ आपको फॉलो करना है। तो मेरे हिसाब से अभी हम शुरू करते हैं। कल का हमारा जहाँ तक ख़त्म हुआ था, अब सवाल है कि सर एक रिवर्सेबल प्रोसेस क्या होता है, उसको करना। ये एक रिवर्सेबल प्रोसेस क्या होता है? बोला सर रिवर्सेबल प्रोसेस का मतलब है कि जो हुआ है, जैसे आपने कुछ भी किया, जो हुआ है, चलो बताओ एबीसी में बताओ, एबीसी में बताओ, इसमें एबीसी में बताओ कि आपका रिवर्सेबल प्रोसेस में क्या होना चाहिए। ध्यान से क्वेश्चन देख के बताना, एसएससी जेई का ही क्वेश्चन है ये। मंडल से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड इस धरती में कोई भी नहीं है। इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में एसएससी जेई का एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसे धरती में कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया, सिर्फ मंडल किया है। एंड आपको इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ दैट इज सफिशिएंट। ए रिवर्सेबल प्रोसेस मस्ट पास थ्रू ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स। सर हर स्टेट इक्विलिब्रियम में रहता है, ये बात तो सही है, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कहीं पे अगर ऑल ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन दिखा था, ऐसे दिख गया हमें, तो हमें बाकी ऑप्शन भी चेक करना है। ये जुगाड़ आप सब सीख लो, ये जुगाड़ सब लोग सीख लो। अगर मान लो कि एग्जाम सेंटर में आपका बोला रिवर्सेबल प्रोसेस
और इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट कहीं पे ऐसे ऑप्शन है, तब हम बोलेंगे जो हमें करेक्ट मिल गया उसके बाद भी हम दोनों पढ़ेंगे। और अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द ऑप्शन नहीं होता तो हमने करेक्ट मिल का टिक करेंगे, बाकी तीनों पढ़ेंगे भी नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे ना, 2 घंटे में अगर 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2 घंटे में अगर 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या होगा बोला सर, उसमें हमें जुगाड़ लगाना है कि इस प्रोसेस में, इस क्वेश्चन में ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हमें बता रहा है, 4 ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। तो मस्ट पास थ्रू द कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ ऑप्शन सही है। लीव्स नो हिस्ट्री ऑन द इवेंट्स ऑन द सराउंडिंग, अगर आपने उसको रिवर्सेबल प्रोसेस को अगर आपने रिवर्स कर दिया तो पहले जो हुआ था उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, तो सराउंडिंग में उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। मस्ट पास थ्रू सेम स्टेट ऑफ द रिवर्स पाथ, अगर आपने पाथ को रिवर्स किया तो फॉरवर्ड पाथ जैसे गया था, रिवर्स पाथ एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करके वापस आएगा। इसलिए ए बी सी तीनों करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आप प्रैक्टिकली सोचो कि हर क्वेश्चन में हम 4 ऑप्शन पढ़ेंगे क्या? जहां आंसर मिल गया बाकी ऑप्शन हम पढ़ेंगे भी नहीं, जहां ऑप्शन मिल गया बाकी ऑप्शन हम करेंगे नहीं, ठीक है, बाकी ऑप्शन हम करेंगे नहीं। मनोज कुमार पानी बोल रहा है कि सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बिकम 0 एंड दस प्रेशर विल बी 0, इट ऑकर्स ड्यू टू चेंज ऑफ मोमेंटम। मनोज कुमार बोल रहा है ठीक सही है। मनोज कुमार पानी बोल रहा है कि माइनस, तुमको कैसे पता भाई? ये मनोज तुमको कहाँ से पता चल गया? जो मंडल पढ़ा देता है उसमें अगर आपने गलतियां ढूंढने का कोशिश करोगे, आप जिंदगी भर में क्या होगा ना, जिंदगी भर में आपका प्रिपरेशन कभी कंप्लीट नहीं होगा। अगर मंडल ने पढ़ाया उसमें आप गलती ढूंढने का कोशिश किया, ऐसे ढूंढने का कुछ लोग कोशिश किया था, आप नहीं, 3-4 टीचर मिलके पीएचडी होल्डर, 3-4 पीएचडी होल्डर मिलके किया था। लेकिन 3-4 पीएचडी होल्डर मिलके, ठीक है, 3-4 पीएचडी होल्डर मिलके गलती किया। 2004 से 2016 तक मंडल को गाली देता रहा, ठीक है, 2004 से 2016 तक मंडल को गाली देता रहा कि मंडल गलत है, और वो लोग पीएचडी होल्डर है। अभी भी ऐसे देखोगे मार्केट में 2-4 ऐसे पीस आपको मिलेगा, वो लोग क्या करता है, वो लोग बोलता है कि मंडल का गलती है ऐसे, क्योंकि वो खुद ही गलत है। वो जिंदगी में जो ना आईएएस क्वालिफाई कर पाया ना गेट क्वालिफाई कर पाया, उसको क्या पता क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, ना तो कुछ एक स्टूडेंट का क्लास में आंसर देता है। ऐसा एक टीचर देश में है जो क्या करता है, ना तो कभी जिंदगी में खुद से क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर क्लास में कोई उसको सवाल पूछा वो एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। क्यों ना, उसको आता नहीं है। अब वो बंदा क्या करता है बीच बीच में कि मंडल का गलती है ऐसे बोलना शुरू कर देगा। अब स्टूडेंट को पता नहीं है कि गलती है कि सही है, क्योंकि ये कैसे पता करेगा, दिस वाज द क्वेश्चन 2004 में आया, मैंने इसका आंसर दे रखा था। अगर आपको भरोसा नहीं, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, मंडल का 2007 से ऑनलाइन में बुक है। 2007 से मेरा ऑनलाइन में जितना भी बुक है उसका पब्लिशिंग हो चुका था। अब उसमें गूगल में सर्च करके देख लो क्वेश्चन, मंडल का आंसर आ जाएगा 1.03। मंडल का आंसर हमेशा आएगा 1.03। और पूरा देश में 3 पीएचडी होल्डर मिल के पूरा देश में क्या किया, गलती स्टूडेंट को गलत सिखा दिया। कैसे ना, वो लोगों ने बोला 0.97 होगा। अब ये गलत है, लेकिन 2004 से 2016 तक, 2016 में दोबारा क्वेश्चन आया, 2016 तक मंडल को गाली देता रहा कि मंडल का गलती है। लेकिन मंडल भी ढीठ है, वो लोग गाली देते रहे, मंडल चेंज नहीं किया। क्यों? जब मैं करेक्ट हूं मैं क्यों चेंज करूं? जब मैं करेक्ट हूं। लेकिन 12 साल तक मुझे झेलना पड़ा ऐसे 3 पीएचडी होल्डर को। अब जब 12 साल तक झेल लिया, उसके बाद 2016 में सेम क्वेश्चन आ गया ग्रे कास्ट आयरन का। फिर इन लोगों ने सब स्टूडेंट को बोलने लगा कि ऐसे होगा। ठीक है, अभी 3% का खेल था, तो वो जो है बोलने लगा अब सारे स्टूडेंट का गलत हो गया आंसर। तब आईआईएससी का पेपर था, आईआईएससी डिक्लेयर किया कि मंडल वाज करेक्ट, लास्ट 12 ईयर से मंडल करेक्ट था। तो क्या वो लोगों ने मेरे से माफी मांगा आज तक?
वो लोगों ने आज तक मेरे से माफ़ी मांगा नहीं, उतना हिम्मत नहीं है, उतना हिम्मत किसी का नहीं है कि 12 साल से तुमको गाली दिया था, तो 12 साल बाद जब वो प्रूफ हो गया कि आईएएससी ने प्रूफ कर दिया कि नहीं मंडल सही था, तुम लोग गलत थे, तो क्या उन लोगों ने माफ़ी मांगा? नहीं मांग रहा है। तो ये जो सबसे बड़ा चीज़ है, अब एक पीस मिला है देश में, हमारा कंट्री में, ऐसा एक टीचर है क्लास में अगर उसको सवाल पूछ लोगे ना, वो ऑफलाइन क्लास में होता है, ऑफलाइन क्लास में अगर सवाल पूछ लोगे, कोई भी आपने क्वेश्चन पूछा, इतना बेइज्जती किया जाएगा, इतना बेइज्जती किया जाएगा कि आसपास का सारा बंदा को ये फील हो जाएगा कि ज़िंदगी में इससे सवाल नहीं पूछना है। क्यों ना, उसको आता ही नहीं है, तो फिर पढ़ा कैसे रहा है ना उसने। जैसे अमिताभ बच्चन जी भी तो कभी कभी कोई मूवी में पढ़ाया, अमिताभ बच्चन जी भी तो कोई मूवी में पढ़ाया ना, कैसे पढ़ाया? अमिताभ बच्चन जी भी तो पढ़ाया, कैसे पढ़ाया ना, उन्होंने एक्टिंग का सीख लिया। अमिताभ बच्चन जी उस पढ़ाई के लिए जितना पढ़ाना था एक्टिंग सीख लिया, इसलिए उसका बुक देखोगे, उसका कोई नोट देखोगे, 2015 में भी जो था, 16 में भी सेम है, 17 में भी सेम है। स्टूडेंट मुझे बता रहा था कि भाई साहब मैं 2015 में किया था, फिर मैंने नौकरी किया, फिर अभी आया हूँ, सेम टू सेम एकदम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन मैच कर रहा है। मैंने बोला भाई वो अमिताभ बच्चन की तरह राटा है, रट के उसका एक्टिंग सीखा है, एक्टिंग सीख के वो पढ़ा रहा है, उसको वो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं करेगा, और क्वेश्चन से उसका इतना डर है कि स्टूडेंट जैसे ही पूछने लगेगा तो ऐसे गलत कर देगा। तो ये जो चीज़ है, ये क्वेश्चन में हमें 12 साल तक गाली सुनना पड़ा। जैसे अभी जो है इसने बोला एक बात, दैट इज यू आर करेक्ट, जो अभी बोला था, किसने बात बोला था? मनोज यू आर करेक्ट कि केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। केल्विन जो स्केल है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो केल्विन स्केल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। केल्विन स्केल 0 मिनिमम है, केल्विन स्केल में 0 मिनिमम है। तो इसके चक्कर में जो आपका बात हो रहा है कि आपका जो बात हो रहा है इसमें एट टेम्परेचर इसमें डिग्री सेल्सियस होगा। आप बोला सर इसके चक्कर में इसमें डिग्री सेल्सियस होगा, अगर डिग्री सेल्सियस होगा तो इसमें -270 केल्विन लिखा क्यों है? ठीक है, व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंटम सिस्टम बिकम्स 0, तो इसके चक्कर में जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम जो होगा उसका 0 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम्स 0 कब होगा? जब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में चला जाएगा, तो वो हो जाता है -273 केल्विन डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका 0 केल्विन है। यस, इसका आंसर 0 केल्विन होगा। इसलिए अगर प्रेशर रीचेस टू 0 एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उसके केस में ये होगा। तो इसके चक्कर में इसका आंसर डी होना चाहिए, इसका आंसर डी होना चाहिए। यू आर करेक्ट मनोज। तो इसके चक्कर में आपको देखा जाएगा कि केल्विन तो माइनस में जाता ही नहीं है, केल्विन तो माइनस में जाता ही नहीं है। तो केल्विन वाला जो चीज़ है वो माइनस में कभी नहीं जाएगा। ठीक है, केल्विन वाला चीज़ माइनस में कभी नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखें। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो हमें सोच विचार करना है, कॉन्सेप्ट में ध्यान रखो, लॉजिक में ध्यान रखो। ये नहीं है कि जाके सिर्फ जो है लॉजिक इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो याद नहीं रहेगा। अब जाके हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इफ द टाइम टेकन बाय अ सिस्टम टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस थ्रू ए फाइनाइट, if the time taken by a system to execute a process through a finite gradient is infinitely large, the process is। जब आपको बोला गया कि टाइम टेकन बाय अ सिस्टम टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस थ्रू ए फाइनाइट ग्रेडियंट इज इनफाइनाइटली लार्ज, ऐसे अंग्रेजी लिखता है कि देख के ही बंदा पगला जाए। जो टाइम टेकन है बाय अ सिस्टम टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस थ्रू ए फाइनाइट ग्रेडियंट इज इनफाइनाइटली लार्ज, मतलब आपका जो टाइम टेकन होगा वो इनफाइनाइटली लार्ज होगा। तो उसका एक्चुअल नाम होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एक्चुअल नाम क्या होगा? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एक्चुअल नाम क्या होगा इसका नाम? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो आपका क्वासी स्टैटिक होगा। अब इसमें कौन सा होना चाहिए, क्योंकि आंसर तो क्वासी स्टैटिक है, इसमें कौन सा होना चाहिए? एवरी स्टेट पासेस थ्रू द सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट, इसका नाम है एक्चुअली क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो अगर ऐसा हुआ, इनफाइनाइटली लार्ज है ना भाई, इनफाइनाइटली लार्ज है, टाइम आपका इनफाइनाइटली लार्ज है, पहले ध्यान से देख लो। तो आपका इसका नाम है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, एक्चुअल में नाम है उसका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक इज द नेम। बट इस क्वेश्चन में क्या होगा? इस क्वेश्चन में क्या होगा सर? इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा रिवर्सेबल। जैसा अभी मनोज ने एक बहुत अच्छा चीज़ बता दिया मनोज। तो ये जो चीज़ है कि आपका
इसको क्वेश्चन में इसका नाम होना चाहिए क्वाड्रेटिक प्रोसेस, इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल, तो इसके चक्कर में वो रिवर्सिबल होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन में आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि भाई इसका एक्चुअल नाम क्या है, एक्चुअल नाम है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इसलिए अंग्रेजी लिखा बिकम्स रिवर्सिबल, क्योंकि क्वासी स्टैटिक जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल बिकम हो जाता है, वो रिवर्सिबल हो जाता है, इसलिए क्वासी स्टैटिक जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आपका रिवर्सिबल हो जाता है। फॉर अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल, अगर थर्मोडायनामिक प्रोसेस को रिवर्सिबल होना है, ठीक है, फॉर अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल, अगर थर्मोडायनामिक प्रोसेस को रिवर्सिबल होना है, ठीक है, तो उसके केस में फॉर ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस रिवर्सिबल द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी एंड वर्किंग सब्सटेंस शुड बी। आप सवाल को ढंग से देखो, सवाल को ढंग से देखो कि क्या बोल रहा है, सवाल को ढंग से देखो, ढंग से सोचो कि सर क्या बोल रहा है ना। ये बोल रहा है टेम्परेचर शुड बी, क्या होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है क्या होना चाहिए ना। आपको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, जितना सिबल प्रोसेस होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, जितना प्रोसेस होता है, हर प्रोसेस में जुगाड़ ये लगता है कि सर आपका हॉट बॉडी के साथ वर्किंग सब्सटेंस का जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए दैट शुड बी जीरो, नॉट मिनिमम, टेंस टू जीरो, एक्चुअली नॉट जीरो, टेंस टू जीरो। जैसे जीरो बोल देंगे तो उसमें हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं। अगर हमने बोला जीरो के जगह में ऐसे 0.000, यहाँ पे पॉइंट है 0.00000000001 डिग्री सेल्सियस, तो तब ठीक है, ये हो गया टेंस टू जीरो, ये हो गया टेंस टू जीरो, ठीक है, इसके चक्कर में टेंस टू जीरो। मनोज अब क्लियर हुआ विषय, ये बात पूरा क्लियर हुआ, टेंस टू जीरो है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं ना, तो कौन सा देना पड़ेगा, ये ऑप्शन देना पड़ेगा। इसमें कौन सा ऑप्शन देना पड़ेगा, ये विल बी द ऑप्शन, यस करेक्ट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज, खोपड़ा में घुसाओ, इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज, जो इंटरनल एनर्जी है एंड काइनेटिक, ठीक से बताओ, ठीक से बताओ, ठीक से बताओ क्या होगा, ठीक से बताओ। जो इंटरनल एनर्जी है एंड काइनेटिक एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी इसमें कौन सा में आएगा, ये खतरनाक सवाल है। इंटरनल एनर्जी जो है उससे टेम्परेचर बढ़ता है, आपको सबको पता है, आपका U2 माइनस U1 इक्वल टू एम इंटू CV इंटू T2 माइनस T1, ये तो आपको पता है ना। जो U2 माइनस U1 होगा दैट इज इक्वल टू एम इंटू CV इंटू T2 माइनस T1। तो इसका मतलब आप अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज करोगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, जहां पे टेम्परेचर चेंज होगा तो हमें सेंसिबल होगा ना ये, जहां पे टेम्परेचर चेंज होगा। देखो एक होता है सेंसिबल हीट, एक होता है लैटेंट हीट। सेंसिबल मतलब है हमें टेम्परेचर डिफरेंस दिखना आना चाहिए, सेंसिबल का मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंस देखना आना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेंसिबल एनर्जी, तो एनर्जी विल बी सेंसिबल एनर्जी, इसका एनर्जी हो जाएगा दैट इज सेंसिबल एनर्जी। क्या अब क्लियर हुआ विषय, क्या खोपड़ा में घुसा सेंसिबल क्यों है, क्योंकि ये अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो आपका होता है सेंसिबल हीट और सेंसिबल एनर्जी, जिससे इसलिए सेंसिबल होगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर सेंसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन व्हिच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दुनिया में जब हम टेम्परेचर मेजरमेंट सीखा, दुनिया में जब हमने टेम्परेचर मेजरमेंट सीखा वो किस लॉ से सीखा सर? पूरा टेम्परेचर स्केल आया था किससे ना, टेम्परेचर स्केल आया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट ही आया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ये बात ध्यान रखें कि पहले टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आया कि आपका बॉडी एंड आपका कोई थर्ड बॉडी के साथ अगर इक्विलिब्रियम में है तो आपका सेकेंड बॉडी भी आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसके चक्कर में वो इक्विलिब्रियम में कुछ नहीं, टेम्परेचर सेम। ये जो बोलता है कि ए और बी और सी ऐसा है, तो ए के साथ सी थर्मल इक्विलिब्रियम है एंड सी के साथ बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये थर्मल इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब ही है टेम्परेचर सेम है,
मतलब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तभी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम है ए से सी। एंड बी से सी जो है इसका अगर 100 है तो इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस है, तब जाके ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये जुगाड़ का मतलब ही है सबका टेम्परेचर बराबर होगा, वहीं से टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आया और वहीं से टेम्परेचर स्केल आया, वहीं से हम लोगों ने टेम्परेचर मेजरमेंट सीखा। तो इसलिए अगर आपने मेरा मटेरियल पढ़े हो, मेरा क्लास पढ़े हो थर्मो का, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइंस। अभी बात वही घुमा के आ गया, दोबारा बात वही घुमा के आ गया कि जीरोथ लॉ से हमें क्या मिला। हमेशा ध्यान रखना, जीरोथ लॉ से हमें टेम्परेचर मिला, जीरोथ लॉ से हमें टेम्परेचर मिला। फास्ट लॉ से हमें क्या मिला ना, फास्ट लॉ से इंटरनल एनर्जी मिला। फास्ट लॉ से क्या मिला, इंटरनल एनर्जी मिला। सेकेंड लॉ से क्या मिला, एंट्रोपी मिला। तो एंथैल्पी कहां से मिला मनोज बेटा, एंथैल्पी कहां से मिला, एंथैल्पी कहां से मिला, एंथैल्पी आपका इंटरनल एनर्जी सेकेंड फास्ट लॉ से आता है, जो जीरोथ लॉ है उससे टेम्परेचर आता है। फास्ट लॉ से अगर बोलोगे सीधा आपका इंटरनल एनर्जी आता है, और जो सेकेंड लॉ है उससे आपका एंट्रोपी आता है। अब एच कहां से आया, जो एच जो है वो कहां से आया, तो उसके चक्कर में आपका एच जो होता है जो दैट इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। तो आपका यू प्लस पीवी, ये जो चीज आता है ये भी फास्ट लॉ से डिफाइन किया गया, बट आता है नहीं बोलता है। फास्ट लॉ से हम लोगों ने टोटली डिफाइन किया, लेकिन आता उसका इंटरनल एनर्जी है। तो इसलिए कभी अगर बोला जाए कि जीरोथ लॉ से क्या आया ना, जीरोथ लॉ से हमें मिला टेम्परेचर, फास्ट लॉ से क्या मिला, इंटरनल एनर्जी, सेकेंड लॉ से क्या मिला, एंट्रोपी, और फिर थर्ड लॉ से क्या मिला, थर्ड लॉ से क्या मिला, थर्ड लॉ से मिला एब्सोल्यूट जीरो, जीरो केल्विन का डेफिनेशन, थर्ड लॉ से मिला एब्सोल्यूट जीरो। तो इसलिए आपका जो जुगाड़ है पूरा ध्यान रखे, क्योंकि ये चारों लॉ से क्या आया, जीरो केल्विन, ओके नहीं है, जीरो केल्विन है, जीरो केल्विन है आपका माइनस 273.16 डिग्री सेल्सियस। जो जीरो केल्विन है ये आपका एक्चुअली डिग्री सेल्सियस में बोलोगे, एक्चुअल वैल्यू है माइनस 273.16 डिग्री सेल्सियस। ये डिफाइन किया गया कि वो आपका जीरो केल्विन होगा। बोला सर हम तो बचपन से 273 डिग्री सेल्सियस माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पढ़ रहे हैं। जैसा अभी एक क्वेश्चन में जो मनोज ने बता रहा था कि सर वो माइनस 273 केल्विन हो ही नहीं सकता। यस यू आर करेक्ट, क्योंकि जो केल्विन स्केल है उसमें माइनस जा ही नहीं सकता, केल्विन स्केल के केस में माइनस जा ही नहीं सकता। तो इसके केस में आंसर सी हो गया। बहुत खुशी की बात है, डीजे लेकर नाच लो। लेकिन इस क्वेश्चन से हमें जो सीखना था वो सारे सीख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ए थर्मोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जब आपका थर्मोमीटर है वो किस प्रिंसिपल से काम करता है। ये सब ना एक साथ क्वेश्चन दे दिया, बहुत खुशी की बात है। एक थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल से काम करता है, ठीक है। केल्विन इज नेवर नेगेटिव, यस यू आर करेक्ट, केल्विन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये थर्मोमीटर और जीरो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव तो छोड़ दो, जीरो भी प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सर थर्मोमीटर क्या कर लेगा ना, टेम्परेचर मेजरमेंट, और टेम्परेचर मेजरमेंट किससे आया है, फास्ट लॉ, जीरोथ लॉ, टेम्परेचर मेजरमेंट किससे आया है, जीरोथ लॉ। तो इसके चक्कर में आपका टेम्परेचर मेजरमेंट, थर्मोमीटर जो नाम बोले उसमें आंसर हो जाएगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक्चुअली हमारा जीरोथ लॉ ही चल रहा है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोला, ठीक है। ये ए भी है एंड दूसरा स्लाइड में सी डी भी होगा। यहाँ पे ए भी है, दूसरा स्लाइड में सी डी भी होगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट, जीरोथ लॉ क्या बोलता है, टू थर्मोडायनामिक सिस्टम्स आर ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। बोला सर ऐसा बोला था क्या, ऐसा बोला था क्या, नहीं। इफ टू सिस्टम आर थर्मल इक्विलिब्रियम देन थर्ड सिस्टम विल आल्सो इन बी थर्मल इक्विलिब्रियम, ऐसा नहीं है। टू पहले वो दोनों को थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्ड के साथ फास्ट होगा। टू सिस्टम नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, द थर्ड सिस्टम इज आल्सो नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हेन टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम, यस टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम देन थर्मल इक्विलिब्रियम ईच अदर। तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। देखो क्वेश्चन किस तरह से घुमा दिया, एंड बहुत लोगों ने गलती कर दिया, बहुत लोगों ने गलती कर दिया। क्यों, मैं बताता हूं। आप जीरोथ लॉ जानते थे, ऐसा नहीं कि आपका जीरोथ लॉ में कोई दिक्कत है, जीरोथ लॉ पढ़ने में आपका कोई दिक्कत नहीं है, यू नो। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है एमसीक्यू तब ऐसे बनाया जाता है।
जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तब ऐसे बनाया जाता है, ABCD मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बी लाइक, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का होता है। आप अगर बहुत ध्यान से नहीं देखोगे पता नहीं कर पाओगे डिफरेंस क्या है, इसमें बहुत ध्यान से नहीं देखोगे पता नहीं कर पाओगे इसका डिफरेंस क्या है। इसके चक्कर में ध्यान रखें कि जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन में इतना लोगों ने गलती क्यों किया, क्योंकि जीरोथ लॉ तो सबको पता है, जीरोथ लॉ तो सबको पता है, ऐसा अंग्रेजी को घुमाया बंदा का तेल निकल के आ गया, उल्टा सीधा आंसर देने लगा। बट पूरा पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता कि लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया है आपका, जब भी दो सिस्टम जैसे ए एंड बी सी के साथ आप थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसे जैसे आपका ए है, ये तो आपको सबको पता ही है, इसमें कोई ऐसे बात नहीं कि इसमें दिक्कत था, बट प्रॉब्लम ये होता है कि क्वेश्चन जब बनाते हैं वो लोग इस जुगाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द लॉ दैट परमिट्स टेम्परेचर मेजरमेंट विथ ए कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। कौन सा लॉ से थर्मोमीटर आया? घुमा के अंग्रेजी घुमा दिया सर, इसमें तो पूरा हमें आंख फाड़ फाड़ के दिखा रहा है कि जीरोथ लॉ से आया। देखो क्वेश्चन को किस तरह से अंग्रेजी चेंज किया जाता है एंड उस अंग्रेजी चेंज कर करके क्वेश्चन बना दिया जाता है। अब आता है मंडल का जुगाड़। बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर आर मार्क्ड ऑन टेम्परेचर स्केल P as 130 डिग्री सेल्सियस एंड -20 डिग्री P. What will be the reading on this scale corresponding to 60 degree Celsius on Celsius scale? Corresponding to 60 degree Celsius on Celsius scale मतलब बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है कि क्या करें। अब ये नहीं कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, मैं ऐसा धरती का हर क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दूंगा, ऐसा धरती का हर क्वेश्चन करना सिखा दूंगा। तो उसके लिए एक जुगाड़ है। तो मंडल जुगाड़ क्या कहता है, इसके लिए मंडल जुगाड़ क्या कहता है? मंडल है मतलब जुगाड़ भी है, मंडल इज एसोसिएटेड विद जुगाड़, तो आपका मंडल है मतलब उसका जुगाड़ भी होगा। तो आप जैसे बोलेगा टेम्परेचर स्केल का कंपैरिजन, आपको दो लाइन ड्रॉ करना है, सीधा सीधा ऐसे दो लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ऐसे दो लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस वन, ऐसे सीधा सीधा दो लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो सबसे पहला काम है ऐसे दो लाइन ड्रॉ किया जाए। 70-50 से हमें मतलब नहीं है बेटा, हम उसका बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस धरती में कोई भी ऐसे क्वेश्चन है हम कैसे करेंगे। तो उसका कोई भी ऐसे देखा तो इसका नाम है फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज आइस पॉइंट। ये आपका स्टीम पॉइंट। ये हमारा है आइस पॉइंट, ये हमारा है स्टीम पॉइंट। अब कोई भी क्वेश्चन है, जैसे बोला कि मेरा ये आइस पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे होगा। और सर मेरा ये है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये है हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये मेरा है 273 केल्विन, ये है 373 केल्विन स्केल में। अभी जो क्वेश्चन दिया गया ये है -20 P, ये आपका कितना है -20 डिग्री P, ये आपका रहा है 130 डिग्री P। कुछ भी हो, कभी कभी सेंटीमीटर में लिखा रहता है, कभी कभी सेंटीमीटर में लिखा रहता है। यहाँ पे लिखा है ये मेरा 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा है मेरा मान लो 50 सेंटीमीटर, मतलब ऐसे सेंटीमीटर में भी होता है। कभी लिखा है मेरा गलती टाइप का स्केल है, गलत टाइप का स्केल है, ऐसा है, इसमें शो कर रहा है 0.05 डिग्री रो, इसमें कर रहा है 99.5 डिग्री रो। ऐसे कुछ भी स्केल होता है, एनी स्केल। अब मंडल का जुगाड़ बोलता है कि आप इस धरती में कोई भी टेम्परेचर अदर देन दिस, कोई भी टेम्परेचर इसके बीच में होना चाहिए।
अगर कोई भी टेम्परेचर का बात किया, आप ऐसे करके एक लाइन खींच दो, दिस इज लाइन। आप बोला सर ये आपका डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आएगा, ये आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू आएगा, ये आपका केल्विन में वैल्यू आएगा, ये आपका डिग्री पी में वैल्यू आएगा, ये आपका सेंटीमीटर में वैल्यू आएगा, मान लो 1 सेंटीमीटर, और ये आपका मान लो रो में आएगा, डिग्री रो में आएगा, ऐसे डिग्री रो में आएगा। अब सवाल है सिर्फ कैसे, आप इसका कैसे जुगाड़ लगाए ना। इसका सिंपल जुगाड़ होता है कि आपको क्या करना है, सिर्फ डिस्टेंस देखना है, सिर्फ डिस्टेंस, ओनली डिस्टेंस, ओनली डिस्टेंस। बोला सर कौन सा डिस्टेंस, आप देख रहे हो ना डिस्टेंस, बताओ यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस। बोला सर वो आपका सेल सी माइनस 0, और टोटल डिस्टेंस कितना है ना, टोटल डिस्टेंस है 100 माइनस 0। सिमिलरली ए डिस्टेंस कितना है सर, एफ माइनस 32, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 212 माइनस 32। अब अगर यही जुगाड़ लगाओगे सर, इसका ए डिस्टेंस कितना है ना, ये आपका के माइनस 273, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है सर आपका 373 माइनस 273। इसका कितना है ना, ये आपका 130 नहीं, इसका P है, तो बोला सर इसका मतलब इसका होगा P माइनस ऑफ 20, P माइनस ऑफ 20, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है P माइनस ऑफ 20, और ये कितना है सर 130 माइनस ऑफ माइनस 20, दैट इज इक्वल टू ये जो x, अगर यहाँ का x है, इसका डिस्टेंस कितना है x माइनस 10, और इसका डिस्टेंस कितना है 50 माइनस 10। तो लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला अगर बोलोगे सर इसका मतलब दैट इज इक्वल टू ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस रो माइनस 0.5, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है 99.5 माइनस 0.5। अब आपको मैंने दुनिया भर का सारा स्केल का कंपैरिजन सिखा दिया, दुनिया में जितना वैरायटीज का स्केल हो सकता है उसका कंपैरिजन सिखा दिया। अब जिसके साथ जिसका रिलेशन करना है कर लेना। ये मंडल जुगाड़ है, मंडल जुगाड़ है। मेरा पीके नाग का सॉल्यूशन बुक में देखोगे ऐसे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, मैंने खुद दिया हूं। पीके नाग का जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था थर्मो का, मार्केट में पीके नाग का थर्मो का जो अनसॉल्व का क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें ये आपको मिलेगा। आप बोला सर यहाँ पे आपका सी का वैल्यू बोला है 60, क्वेश्चन में बोल दिया सी का वैल्यू कितना है 60, तो सीधा हम बोलेंगे सर दुनिया में मंडल का जो जुगाड़ है उसको अगर यूज किया जाए, उसको यूज किया जाए तो हमें दिखाई दे रहा है क्या होना चाहिए ना, हमें दिखाई दे रहा है कि सर इसके हिसाब से होना चाहिए सी का वैल्यू आपका 60 माइनस 0 डिवाइड बाई 100 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू ए पी माइनस ऑफ माइनस 20 माइनस ऑफ माइनस 20 प्लस 20 डिवाइड बाई आपका 130 माइनस ऑफ माइनस 20 तो 150। फिर आपका कैंसिल आउट करो और पी का वैल्यू निकालो, तो पी का वैल्यू फाइनली कितना मिला, पी का वैल्यू फाइनली कितना मिला ना 70 डिग्री सेल्सियस। तो आपका पी का वैल्यू मिल जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक आपका खून में घुसा कि क्या कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये मेथड आपने सीख लिया, तो धरती में ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत पैदा नहीं होगा। ये मंडल का जुगाड़ है, ये जिंदगी में हमेशा काम करेगा। एंड ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। बोला सर कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर कौन सा चैप्टर है ना, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। एंड दैट चैप्टर इज सिंपल, दैट इज 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स, जो थर्मोडायनेमिक्स है उसका बेसिक्स वाला जो लॉ है वो हमने खत्म कर दिया। एंड आपको ये पता चल गया, एवरीवन जो भी सिस्टम में हो सबको पता चल गया कि अगर हमने इस तरह से पढ़ाई किया, एक क्वेश्चन भी इससे बाहर जा सकता है क्या। जो थोड़ा बहुत भी पढ़े हो कभी जिंदगी में, थोड़ा बहुत भी जिंदगी में कभी पढ़े हो, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल गया कि इससे ज़्यादा इस धरती में क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा इस धरती में क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये आपको खून में खुद ही घुस गया। और आप देखोगे आपका खून में खुद ही घुस गया कि इससे ज़्यादा धरती में नहीं हो सकता क्वेश्चन, और इससे ज़्यादा होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता दुनिया में। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिए। अभी हम जा रहे हैं फास्ट लॉ में, वर्क हीट फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज चैप्टर 2 ऑफ माई बुक, जो मेरा बुक है उसका चैप्टर 2 है। मंडल बाबा की जय, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब द एरिया बिलो पीवी डायग्राम ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस। अच्छा, नॉन फ्लो मतलब क्लोज सिस्टम।
फ्लो मतलब ओपन सिस्टम, नॉन फ्लो मतलब क्लोज सिस्टम। तो एक क्लोज सिस्टम में पीवी डायग्राम के अंदर वाला एरिया क्या होता है? फटाफट आंसर दो, डोंट वेस्ट टाइम, बताओ। पीवी डायग्राम के अंदर में एरिया क्या होता है एक नॉन फ्लो प्रोसेस में? यस, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट। पीवी डायग्राम में, डीजे बजा दीजिए, बोला डीजे बजा दो, चलो कोई बात नहीं, डीजे भी बजा देंगे। देखो, जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए, ठीक है, जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए। पढ़ा, सब्जेक्ट खत्म हुआ, एक चैप्टर खत्म हुआ, एक डीजे ला के नाचना चाहिए, डीजे ला के नाचना चाहिए। ये है एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई। और नहीं तो आप क्या होता है कि जिंदगी में सिर्फ हमेशा लगता है कि पढ़ाई एक बोझ है ठीक है, हमेशा लगता है पढ़ाई क्या है, एक बोझ है। और पढ़ाई जब बोझ की तरह लोगे तो आपका पढ़ाई होगा नहीं ढंग से। ओके, वेंकट सरोज आंसर ए, सही बात है। देखो सर, जब हमने पीवी डायग्राम बनाते हैं, अगर हमने वी प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे 1 से 2 कोई मेरा प्रोसेस हुआ, तो इसके चक्कर में ये जो एरिया आया, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी मतलब दैट इज इक्वल टू W12 जो है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, W12 है, ठीक है हमारे। थैंक यू वेरी मच हिमांशु भाई, आई एम सो हैप्पी। एंड सुन के मैंने मतलब दिल एकदम मतलब गार्डन हो गया। आई एम सो हैप्पी टू नो। बट हाँ, मैंने जो कराता हूँ वो जिंदगी में जो एग्जाम के लिए मैं करा रहा हूँ उसके लिए तो 100% गारंटेड है। आपको पता चल गया कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। मंडल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जाके बोलता है नहीं, थर्मोडायनामिक वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ। जो थर्मोडायनामिक वर्क है वो प्रोडक्ट ऑफ क्या? प्रोडक्ट ऑफ क्या? प्रोडक्ट ऑफ आपने अभी अभी बताया था कि W12 जो होगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अब P क्या है ना, P आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और V क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं हो, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है। ये आपका जो V है टोटल वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम मतलब कौन सा होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसके चक्कर में ये हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपका P है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और जो V है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कान खोल के सुन लो, इसमें जब हमने इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम लोगों ने क्या करता है कि इस फॉर्मूला को ऐसे भी इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा W12 दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी स्मॉल v, ऐसा हम करते हैं। तब हम बोलते हैं सर इसका आंसर होगा किलो जूल पर केजी। इसका आंसर हो जाएगा किलो जूल पर केजी। तो हमने ज्यादातर केस में इसको ना स्मॉल v से यूज करता है। लेकिन अगर आपका वर्क बोला जाए, वर्क, ये पर केजी वाला बात नहीं, वर्क, तब आपका ये जो आएगा दिस इज V, ये आपका क्या होगा? टोटल वॉल्यूम। प्रेशर P रहेगा, उसका तो मास में कोई मतलब नहीं ना, प्रेशर का तो मास में कोई मतलब नहीं है। प्रेशर तो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, उसका मास से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वॉल्यूम का मास से मतलब है। तब जुगाड़ लगाया जाता है सर ऐसे करके, जब हमने वर्क निकाल लेता है 1 किलो जूल पर केजी में मिलेगा, और वर्क बोलोगे तो किलो जूल में मिलेगा। इसके चक्कर में वर्क बोलोगे तो किलो जूल में मिलेगा। इसलिए थर्मोडायनामिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, जो थर्मोडायनामिक वर्क है इज द प्रोडक्ट ऑफ, वो क्या है ना? थर्मोडायनामिक वर्क जो है इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस। आई थिंक आपका सबका खून में घुसा कि ये हम इंटेंसिव बना सकते हैं, लेकिन वर्क पर केजी हो जाएगा क्योंकि आपने यूज किए हो। ये गारंटेड है, आपने बहुत सारे केस में पीडीवी, ए स्मॉल v आपने यूज किए हो, बहुत सारे केस में यूज किए हो, लेकिन वो आपका वर्क नहीं है, वर्क पर केजी है, वर्क पर केजी है। उसके चक्कर में आपका हो जाएगा माइनस VDP जो है वो आपका ओपन सिस्टम का होता है। माइनस VDP आपका ओपन सिस्टम का होता है, उसमें फ्लो वर्क ऐड करना पड़ेगा। थर्मोडायनामिक वर्क के साथ उसमें फ्लो वर्क ऐड करना पड़ेगा। जब फ्लो वर्क आप ऐड करोगे तब जाके, फ्लो वर्क ऐड करोगे PV, तब जाके आएगा द डिस्प्लेसमेंट वर्क। इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वर्क बाय अ सिस्टम इज गिवन बाय इंटीग्रेशन PdV
इट इज वैलिड फॉर, क्या आपका एक कौन सा प्रोसेस के लिए वैलिड है? इट इज वैलिड फॉर, जो डिस्प्लेसमेंट वर्क है इट इज वैलिड फॉर कौन सा प्रोसेस के लिए? एवरीवन। सर ये पीडीवी कभी भी अगर हमने ग्राफ बनाते हैं ना, कभी अगर हमने पीवी डायग्राम बनाता है, पीवी डायग्राम टीएस डायग्राम बनाता है, एक कॉन्टिन्यूअस कर्व तभी होगा 1 से 2 जब वो क्वासी स्टैटिक और रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तो, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तो सर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है लेकिन उसका पाथ हमें पता नहीं रहता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो हमें ऐसे करके जोड़ना पड़ेगा, कभी हम ऐसे करके भी जोड़ सकता है, कभी हम ऐसे करके भी जोड़ सकता है, क्योंकि इरिवर्सिबल पाथ हमें पता नहीं रहता कि किधर से जा गया है। जो इरिवर्सिबल पाथ है वो हमें पता ही नहीं रहता किधर से गया है, पता ही नहीं रहता है। तो इसके चक्कर में हमने कैसा भी डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे, 1 एंड 2 को कैसे भी जोड़ देंगे। तो जब तुमको ग्राफ ही नहीं पता उसका एरिया कैसे पता लगेगा, मुझे बता दो। जब तुमको ग्राफ ही नहीं पता कि कैसा है तो उसका एरिया कैसे पता लगेगा? तो पहले मुझे ग्राफ पता लगे तब ना उसका एरिया पता लगे, पहले ग्राफ पता लगे तब ना एरिया पता लगे। तो पीवी डायग्राम में 1 से 2 अगर कंटिन्यूअस कर्व तभी होगा जब वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा, और नहीं तो जब वो क्वासी स्टैटिक और रिवर्सिबल। एक्चुअली क्वासी स्टैटिक अगर बहुत ही स्लो हो जाता है तब हमने उसको रिवर्सिबल बोलता है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसके केस में लिखा तो क्वासी स्टैटिक रहता है बट इट इज बिकम इक्विवेलेंट टू रिवर्सिबल प्रोसेस। इसलिए डिस्प्लेसमेंट वर्क जो है वो आपका ऐसे होना चाहिए, एंड उसके केस में बोलेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। जितना लोगों ने बी आंसर दिया सही है, जो सी आंसर दिया गलत है, जो ए आंसर दिया गलत है, क्योंकि एनी प्रोसेस में नहीं होता है, ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मोस्टली सेम है, ठीक है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस मोस्टली सेम है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस भी इनफाइनाइट टाइम लगा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, जो आपका ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया, फॉर द एक्सप्रेशन पीडीवी टू रिप्रेजेंट द वर्क व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड अप्लाई। आपका पीडीवी वर्क के लिए, क्योंकि आपको पता है वर्क डन माइनस वीडीवी भी होता है, वर्क डन माइनस वीडीवी होता है ओपन सिस्टम में। अगर ये पीडीवी है तो ये आपका क्लोज सिस्टम है, नॉन फ्लो प्रोसेस। क्लोज सिस्टम होना चाहिए, नॉन फ्लो प्रोसेस होना चाहिए, इसमें क्लोज सिस्टम होना चाहिए, नॉन फ्लो प्रोसेस होना चाहिए। तो इसका पीडीवी है तो पहले तो वो नॉन फ्लो प्रोसेस होना चाहिए, दूसरा क्वासी स्टैटिक होना चाहिए, दूसरा क्वासी स्टैटिक होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। अगर दोनों होगा तभी बात करेगा। तो इसमें ऑप्शन ढूंढो कौन सा करेक्ट होगा। पहले तो सिस्टम इज ओपन, ये तो गारंटेड है गलत, वो माइनस वीडीवी होता है। प्रोसेस इज नॉन क्वासी स्टैटिक, ये भी गलत। द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम शुड नॉट मूव इन ऑर्डर टू दैट वर्क में बी ट्रांसफर्ड, कि बाउंड्री शुड नॉट मूव, बोला बाउंड्री मूव करने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मास ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत। तो बाय डिफॉल्ट हमें दिख रहा है ये हो जाएगा, सिस्टम इज क्लोज्ड वन एंड प्रोसेस टेक्स प्लेस इन नॉन फ्लो सिस्टम। भाई सिस्टम क्लोज वन है बट उसके साथ साथ क्वासी स्टैटिक भी होना चाहिए, नहीं तो नहीं काम नहीं करेगा, ये क्वासी स्टैटिक भी होना चाहिए। अच्छा चलो आपको एक मैं चीज दिखा रहा हूं, नहीं क्लोज एंड नॉन फ्लो राहुल, उसके साथ साथ ना क्वासी स्टैटिक होना चाहिए, दोनों। क्लोज मतलब ही नॉन फ्लो है भाई, क्लोज का मतलब ही नॉन फ्लो है। तो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, आप देख के बताइए इसमें कब हो रहा है हमारा, कब हो रहा है, कौन सा टाइम में कब हो रहा है हमारा, क्या ओपन सिस्टम, कब हो रहा है क्लोज सिस्टम, सिर्फ इतना आपको बताना है। कब हो रहा है ओपन सिस्टम, कब हो रहा है क्लोज सिस्टम। आपको सिर्फ एक चीज मैं दिखा रहा हूं, एक वीडियो, उसी से देख के बता दीजिए कब हो रहा है ओपन सिस्टम, कब हो रहा है क्लोज सिस्टम। दिस इज माई आईसी इंजन, एक हमारा आईसी इंजन है, ठीक है। इसमें बताओ कब हो रहा है ओपन सिस्टम, कब हो रहा है क्लोज सिस्टम। जब तक ये दोनों वाल्व बंद है तब तक ये क्लोज सिस्टम है। ये एक वाल्व खुला है, जब तक ये दोनों वाल्व बंद है, कंप्रेशन हो रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है, ये आपका कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन आपका क्लोज सिस्टम। लेकिन जब एग्जॉस्ट हुआ तो एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया, और जब इनटेक हुआ तो इनलेट वाल्व खुल गया। तो जब आपका इनलेट वाल्व खुल जाता है, ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया तो आपका ओपन सिस्टम हो गया, इनलेट वाल्व खुल गया तो ओपन सिस्टम हो गया। मतलब ये जो आईसी इंजन चल रहा है इसमें ये जो पूरा सिस्टम है, एक बार ओपन सिस्टम बन रहा है, एक बार क्लोज सिस्टम बन रहा है।
पहले ओपन सिस्टम बना, फिर कॉम्प्रेशन आपका क्लोज सिस्टम हो गया, फिर एक्सपांशन भी क्लोज सिस्टम में हो गया, फिर आपका जो एग्जॉस्ट हुआ वो आपका ओपन सिस्टम में हो गया। तो इसके चक्कर में जो फ्लो, नॉन फ्लो जब तक है तब तक ये काम करेगा, नॉन फ्लो जब तक है तब तक ये काम करेगा। नॉन फ्लो का मतलब है जो आपका दोनों वाल्व बंद कर दो, ऐसा भी इनटेक हो रहा है उसमें नहीं होगा, आप बंद कर दिया, कॉम्प्रेशन हो रहा है, अब आपका क्लोज सिस्टम है नॉन फ्लो, अब आपका एक्सपेंशन हो रहा है, अभी क्लोज सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो वाल्व दोनों बंद रहेगा तभी वो क्लोज सिस्टम है, और जब दोनों वाल्व का कोई भी खुल गया, एक खुल जाए, दो खुल जाए, दैट डजंट मैटर, उससे मास फ्लो होना शुरू हो जाएगा ना, फिर उसका वो ओपन सिस्टम हो गया, वो आपका ओपन सिस्टम हो गया। इसलिए खोपड़ा में घुसे कि ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम का मतलब है इसके अंदर का मास चेंज नहीं होना चाहिए। क्या बाउंड्री चेंज नहीं हो रहा है? बोला क्यों नहीं हो रहा है? जब आपका देखो दोनों वाल्व बंद है, अभी कंप्रेस हो रहा है, क्या बाउंड्री चेंज नहीं हो रहा है? आप दोनों वाल्व बंद है, एक्सपेंशन हो रहा है, क्या बाउंड्री चेंज नहीं हो रहा है? बाउंड्री तो चेंज हो रहा है, बाउंड्री तो चेंज हो रहा है, लेकिन मास अंदर में चेंज होना चाहिए, अंदर वाला मास नहीं चेंज होना चाहिए, पूरा खून में घुसा रहे बात। इसलिए ये जो क्वेश्चन अभी पूछा था वो एग्जामिनर बहुत तगड़ा तरीका से पूछ लिया कि आपका क्लोज सिस्टम होना चाहिए एंड नॉन फ्लो होना चाहिए, आपका क्लोज सिस्टम होना चाहिए, नॉन फ्लो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक क्वासी स्टैटिक भी होना चाहिए, तब ये काम करेगा। ये दोनों इसका एजम्पशन है भाई, दोनों एजम्पशन है। पीडीबी वर्क हम तभी काम कर सकता है जब दोनों एजम्पशन है, दोनों एजम्पशन लगेगा भाई, तभी नहीं तो काम ही नहीं करेगा ये। नेक्स्ट आपका जुगाड़, अब मैंने ठीक से बता रखा हूं क्वेश्चन का एग्जामिनर एकदम आराम से बता रखा है क्या होगा। व्हेन द वाल्व ऑफ एन इवैक्यूएटेड बोतल इज ओपनड, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इतना एंड वॉल्यूम इतना, एयर एंटर्स इनटू द बोतल, देन द वर्क डन बाय द एयर विल बी। लॉजिक से बताओ क्या हुआ। सर एक आपका इवैक्यूएटेड बोतल था और उसमें आपने इतना एयर, इवैक्यूएटेड बोतल था, इसमें कोई प्रेशर पहले से नहीं था, बोतल नहीं बना ठीक से, और इसके बाहर से आपका इतना एयर था जो एयर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बैठा था, और ये जो है इसका डेल्टा भी यहां पे वॉल्यूम में घुस गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बोला सर कांस्टेंट प्रेशर है और एक्सपांशन हुआ डीबी, कांस्टेंट प्रेशर है और एक्सपांशन हुआ डीबी। अब सवाल है कि ये तो वाल्व खुला है, ये ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम है? सवाल ये है, तो आपका वाल्व खुला है तो इसमें ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम है? पहले बोलेंगे क्लोज सिस्टम है। क्यों ना? आपको सिर्फ सिस्टम बनाने के लिए सिर्फ इतना इस कंटेनर को नहीं लेना है, उसके साथ साथ जितना उसका एयर है उसको भी लेना है। मतलब नाउ आपका सिस्टम कितना बनेगा? देखो सिस्टम हमारा हिसाब से बनता है, तो सिस्टम हमें कितना लेना पड़ेगा? बताओ सिस्टम कितना लेना पड़ेगा? सर ये जो चीज है ना, आप यहां से इसका पूरा जो हवा है उतना लेके जितना हवा अंदर घुसेगा, और ये जो चीज है अब मेरा पूरा सिस्टम है, दिस इज माई कंप्लीट सिस्टम, दिस इज माई कंप्लीट सिस्टम। बताओ अब कंप्लीट सिस्टम में इसके अंदर जितना मास है उतना ही रहेगा, लेकिन इस सिस्टम के बाहर पी एटमॉस्फेयर काम कर रहा है। ये पी एटमॉस्फेयर क्या करेगा? बोला ये पी एटमॉस्फेयर आपका वॉल्यूम को वो जो आपका डेल्टा वी है उसका वॉल्यूम को घुसा देगा इसके अंदर, इसका वॉल्यूम को घुसा देगा आपका इसके अंदर। तो इसके चक्कर में घुसा देगा अंदर, तो आपका पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये तो चेंज नहीं होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका चेंज नहीं होगा। ये जो आपका पी है सिर्फ वॉल्यूम जितना है इसके अंदर उतना वॉल्यूम का एयर अंदर में घुस जाएगा। इसलिए हमें पूरा को ऐसे ओपन है। ये क्वेश्चन ना भर के आता रहता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि बंदा को लगता है कि बोतल तो खुला हुआ है, बंदा को लगता है बोतल तो खुला हुआ है, बट बोतल तो खुला हुआ है, लेकिन बाहर का एयर जितना घुसेगा उसको एयर एटमॉस्फेरिक एयर कंप्रेस करेगा, बाहर का एयर जितना घुसेगा उसका एटमॉस्फेरिक एयर कंप्रेस करेगा, उसके चक्कर में एटमॉस्फेरिक एयर जो कंप्रेस करेगा हो जाएगा। तब पता चला सर इसका मतलब इसका इंडेक्शन पी आपका कांस्टेंट रह जाएगा इनटू डेल्टा वी, एक्चुअली इंडेक्शन पी डेल्टा वी, क्योंकि पी तो कांस्टेंट है ना, पी तो कांस्टेंट है, V2 माइनस V1 हो जाएगा, तो पी इंटू डेल्टा वी, पी आपका इतना केपी है और थर्मोडायनामिक्स में हमेशा केपी रहेगा 101.325 इंटू डेल्टा वी, जो वॉल्यूम का चेंज करेगा वो 0.6 का क्यूब को 0 कर देगा, तो 0.6 क्यूब आपका वॉल्यूम चेंज हुआ, तो इतना। देन
वर्क डन बाय द एयर, हवा कितना वर्क डन किया ना, हवा ने इतना वर्क डन कर दिया। सर ये आपका अगर किलो पास्कल है, ये अगर मीटर क्यूब है, खुद ही बता रहा है आपका किलो जूल हो जाएगा। क्यों ना, किलो पास्कल मतलब है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, तो काट के आपका किलो न्यूटन मीटर हुआ ना, तो न्यूटन मीटर आपका जूल है, इसीलिए किलोमीटर मीटर का किलो जूल हो जाएगा। तो पता चला कितना हो जाएगा किलो जूल, सर आपका 60.795 मल्टीप्लाई कर दो आपका 60। अब भाई 60 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये मल्टीप्लाई क्यों करना है, आपका 100 से 0.6 मिनट 60 होगा, थोड़ा सा और ज़्यादा होगा तो 60.8 हम मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 आएगा, फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही तो होगा, तो फालतू क्यों मल्टीप्लाई करें, हम ऐसे ही टिक कर देंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग से दिक्कत हो रहा, बट व्हाइल लर्निंग कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा। देखो क्वेश्चन सॉल्विंग आपने मंडल से पढ़ा नहीं ना, दिक्कत तो होगा। अगर आपने मंडल से पढ़ लेंगे तो ये सब सारे मूंगफली है, तो जैसे मेरे से जो लोग पढ़े हैं उन लोगों के लिए सारे मूंगफली है, बट अगर आपने पढ़े नहीं तो दिक्कत तो होगा, क्योंकि आपको मैंने क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी मैंने पूरा सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाऊंगा ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। श्रीकांत, मैं पूरा नहीं पढ़ा सकता, आई कैन नॉट टीच कंप्लीट सब्जेक्ट, मैं अभी जो कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। सो यू हैव टू लर्न फर्स्ट द कॉन्सेप्ट, एंड कॉन्सेप्ट के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करें। और आप जिंदगी में क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं ना, तो कहाँ से सॉल्व होगा, जिंदगी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो कहाँ से सॉल्व होगा, उसके चक्कर में दिक्कत हो रहा है। सवाल यह है कि पिस्टन ऑफ 0.1 मीटर डायमीटर एक्सपेंड्स ओवर ए स्ट्रोक ऑफ 0.2 मीटर अंडर अ कांस्टेंट गैस प्रेशर इतना, द वर्क डन बाय द पिस्टन इज, आपका प्रेशर कांस्टेंट रह गया, प्रेशर कांस्टेंट रह गया और एक्सपेंड किया, तो सर आपका प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी उस द वर्क, मतलब क्यों, आपको कैसे पता है, क्लोज सिस्टम है ना, आपका पिस्टन है उतना मिलीमीटर डायमीटर का है, ठीक है, पिस्टन है उतना मिलीमीटर डायमीटर का है, उसके अंदर में इतना स्ट्रोक है, तो इसका मतलब तो आपका पूरा सिस्टम में मास तो सेम है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा सुमित, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका पीडीवी होगा, तो पी तो कांस्टेंट है, तो पी को बाहर निकाल दो, डीबी है तो आपका डीबी का मतलब क्या होगा 1 से 2, तो आपका पी इंटू V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1 कर देंगे, तो V2 माइनस V1 कितना होगा, P इंटू डेल्टा ऑफ V। तो जब आपका P कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा तो आपका V2 माइनस V1 हो जाएगा, तो P इंटू डेल्टा ऑफ V, सिंपल सा P इंटू डेल्टा ऑफ V, P डेल्टा ऑफ V। आप बोल रहे हैं सर आपका पिस्टन ऐसे एक्सपांड हुआ था, तो उसके चक्कर में आपका इतना डायमीटर था और उतना उसका मीटर आपका स्ट्रोक था, डायमीटर आपका 0.1 है, ध्यान रखो, और 0.2 आपका स्ट्रोक था। सर इसको हमें समझना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इसको समझना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। ये तो रेसिपिएंट पंप हो गया, यस कंप्रेसर, ये है आपका आईसी इंजन। अब आप देखो कि जब आपने कंप्रेस किया, ये बोला कांस्टेंट प्रेशर में किया, यहां पे कांस्टेंट प्रेशर नहीं होता है, बट आपको अगर इसका डायमीटर पता है और स्ट्रोक का लेंथ पता है, कितना कंप्रेस किया हो तो आपको पता चल जाएगा वॉल्यूम। जब इसका डायमीटर डी है, इसका जो मूव कर रहा है एल मूव कर रहा है, तो इसके चक्कर में आपको पता तो चल जाना कितना वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कितना हो रहा है। इस पिस्टन का डायमीटर आपको पता है सर, उसका मतलब आपका पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू एल इज द डेल्टा वी, जो आपका होना चाहिए। लॉजिक से बता दो ना, दुनिया में कभी भी अगर आपका इसका डायमीटर डी है और इसका मूव कर रहा है एल, ये डायमीटर डी है मूव कर रहा है एल, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 एरिया है इंटू एल, इतना ही तो वॉल्यूम का चेंजेस होगा, प्लस माइनस कुछ भी होगा, बट अगर एक्सपांशन होगा तो प्लस होगा, कंप्रेशन होगा तो माइनस होगा, लेकिन आएगा तो इतना ही वॉल्यूम का चेंज, वॉल्यूम का चेंज तो इतना ही आएगा। तो इसके चक्कर में पाई इंटू डी स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 0.2 इतना मीटर क्यूब, ये आ रहा है आपका डेल्टा वी। एंड उसके साथ साथ क्वेश्चन में प्रेशर दिया हुआ था, सर P इंटू डेल्टा बी कर दीजिए, जो आएगा वो है आंसर। लेकिन कैलकुलेशन में हमेशा मंडल जुगाड़ लगाए, जो कैलकुलेशन है उसमें हमेशा मंडल जुगाड़ लगाए, नहीं तो आपका तेल निकल के आ जाएगा। एक कैलकुलेशन अगर मंडल जुगाड़ आप नहीं यूज करोगे तो हमेशा तेल निकलेगा। आप कैलकुलेटर से करके खुश हो जा रहे हो अभी, भाई एग्जाम सेंटर में 1 मिनट के अंदर में करना है, 1 मिनट क्या आधा मिनट में करना है, कैसे करोगे? पहले तो आप बोलोगे पाई,
इंटू डी स्क्वायर, डायमीटर आपका 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू एल का वैल्यू 0.2 इंटू प्रेशर का वैल्यू है 2 इंटू 10⁵ इतना आ जाएगा आपका वार्क मतलब जूल। तो आपका जूल है तो ये तो पहले हो ही नहीं सकता क्योंकि वाट लिखा है। अब आपको देखो एग्जामिनर भी ध्यान दिया है कि बेटा तुम ये 4 को इस 2 से काट दो, 4 को इस 2 से काट दो। तो 2 से काट दिया तो यहां पे 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर बैठा है, तो यहां पे 0.1 का स्क्वायर बैठा है, 0.1 बैठा है। सर इस 10⁵ का ना एक खा जाएगा, एक खा जाएगा 2 जीरो, तो 3 जीरो तो खा जाएगा, 10⁵ खा जाएगा तो बचेगा, तो पाई इंटू 100 बचेगा। तो आपको सबको पता है पाई का वैल्यू कितना है 3.14 इंटू 100 कर दोगे 3.14 का 2 डिजिट शिफ्ट कर दोगे तो आंसर इज ए। तो ऐसे करके हमें सोच बेर करना है। अगर आपने इसको कैलकुलेशन करने बैठ गए पाई 3.14 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.2 ऐसे करके बैठ गए तो कैलकुलेशन करने के लिए आपका तेल निकल के आ जाएगा, उतना टाइम नहीं मिलता है, उतना टाइम नहीं मिलता है। उसके चक्कर में ये जुगाड़ आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ऐसा एक डायग्राम है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसके अंदर का जो एरिया है वही आपका वर्क डन है। फिगर शोस ए पीवी डायग्राम ऑफ एन आइडियल गैस, द वर्क डन बाय द गैस इज द प्रोसेस ABCDA इज। अब वर्क डन कितना है सर, इसके अंदर जितना एरिया है। अच्छा पहला बात है अगर क्लॉकवाइज साइकिल है ना वो वर्क हमें देगा, और काउंटर क्लॉकवाइज साइकिल है वो वर्क खा जाएगा। तो हमें पता चल गया वर्क तो हमें देगा, कितना देगा ना इतना एरिया। अब आपका कुछ ऐसा जुगाड़ करना है, ऐसा करके जुगाड़ कर लीजिए सर ये टोटल एरिया से अगर ये ट्रायंगल माइनस कर दूंगा, पहले मैंने पूरा रेक्टेंगल बना लूंगा एंड उसका अगर छोटा ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा तो हमें मिल जाएगा कितना होना चाहिए। ये आपका इतना एरिया माइनस कर दूंगा तो मिल जाएगा कितना होना चाहिए। मतलब ये जुगाड़ एग्जामिनर वही बताना चाहता है कि आप करके देखो। तो ये जो चीज है ये आपका 2p है, यहाँ पे p है, एक्चुअली यहाँ पे p होगा, यहाँ पे 2p है, यहाँ पे आपका p है, ये आपका v है, 2v है, 3v है, इसमें v है, 2v है, 3v है। अब आप बता रहा है कि सर इसका जो एरिया है टोटल एरिया कितना होगा 3v माइनस v, मतलब टोटल लंबाई था 2v है, और इस तरफ में 2p माइनस p, इसका मतलब है p है। तो सर उसका मतलब उधर वाला p आपका हाइट है और लंबाई कितना है 2v है, तो p इंटू 2v होता है टोटल रेक्टेंगल का एरिया, माइनस हाफ इंटू बेस कितना होगा सर 3b माइनस 2b। तो बेस आपका ये जो आपका बेस है यहाँ से यहाँ तक कितना है 3b माइनस 2b सर v है बेस, इंटू हाइट कितना है ना हाइट आपका p है इंटू p, तो आपका 2bp माइनस p है तो 1.5p हो जाएगा, तो इसका माना जाएगा 1.5 pb। तो इसके चक्कर में आंसर आ जाएगा दिस इज डी। तो इसके यहाँ पे एक p लिख दो, यहाँ पे एक p लिख दो, दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मैं भी इसका करेक्शन करा देता हूँ क्योंकि इसमें इमेज में एक p कमी है। तो अल्टीमेटली जो है कि आपका इमेज में एक ऐसे पी का कमी है, तो उस पी के बारे में हम सोच विचार करेंगे। ठीक है, पी के बारे में हम सोच विचार करेंगे। पी के तो क्या आपको खून में घुसा कि कैसे होना चाहिए, तो मतलब हमारा जो खेल है आपको समझ में आ गया कि आप धीमे धीमे हम थर्मोडायनामिक्स का जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके तरफ घुस रहा है। और डिफिकल्ट क्या हमें सारे करना है, तो हमने शुरू किया था एकदम बेसिक से थर्मोडायनामिक्स का जीरोथ लॉ से, अभी हम फर्स्ट लॉ में आ गए एंड फर्स्ट लॉ से हम धीरे धीरे सेकेंड लॉ, एंट्रोपी, सारे चीज़ में चले जाएंगे। तो फ्री क्लासेस क्यूरेटेड बाय मंडल, ये सारे QR कोड स्कैन करोगे तो मेरा एक URL खुल जाएगा एंड उसमें सारा क्लास है। तो ये आपका सबसे बेस्ट है, चलो मंडल के साथ। दिस इज एक्चुअली स्टैटिक QR कोड, इसलिए बड़ा है। इसमें स्टैटिक QR कोड में क्या होता है कि ये जिंदगी में चेंज नहीं होगा। इसको जब भी स्कैन करोगे आपको हमेशा एक ए वाला लिंक खुलेगा, स्प्रेडशीट है, मतलब स्प्रेडशीट में आपका सब कुछ क्लास रहता है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट HPCL एग्जाम का आप देखो 24 जुलाई को 12 बजे हो रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ये मॉक टेस्ट सब लोग जरूर दे। तो अभी HPCL का होगा एंड HPCL का जो क्वेश्चन है, जो HPCL का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड में बनाया गया। तो 150 मिनट में 170 क्वेश्चन है।
तो सारे एसएससी जेई वाले को भी ये टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि ये सिमिलर टेस्ट है, सिर्फ आपका नॉन टेक में थोड़ा डिफर करेगा, टेक्निकल तो बिल्कुल सिमिलर रहेगा। और ये एचपीसीएल में जो है एसएससी जेई में उससे ज़्यादा है, तो इसके चक्कर में आपको ये टेस्ट सबको देना चाहिए। तो एनरोल कर लो एंड इसका 24 जुलाई 12 PM ठीक कर लो, लिख लो। मंडल का कोड में खुश रहो 10 मेन सारे हट गया, क्या अभी खुश रहो ही बचा है। क्यों? जब मंडल खुश रहो बोलता है तो 10 मेन लिख के क्या फायदा, कभी 20% डिस्काउंट मिलता है, कभी ये मिलता है, तो 20% डिस्काउंट के लिए आप ये यूज़ कर सकता है। तो लक्ष्य बैच है गेट 2023 के लिए शुरू हो रहा है, 21 जुलाई को शुरू होगा एंड आपका जो है थ्योरी ऑफ मशीन शुरू होगा। लेकिन पूरा देश का सारे टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, ध्यान रखिए, देश का सारे टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। लक्ष्य बैच 2023 गेट, अभी कोई पूछ रहे थे गेट का लिए अभी सही टाइम है क्या? बेटा आप ज्वाइन कर लो बैच, पूरा सही टाइम है, लेकिन बैच ज्वाइन करो। क्यों ना? आप खुद से पढ़ोगे 5 साल में भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आलतू फालतू चीज़ पढ़ लोगे जो जरूरत नहीं है। प्लस क्लास में ये सारे फीचर है, आइकॉनिक क्लास में ये सारे फीचर है, एंड अभी जो चल रहा है आपका 20% ऑफ, जो मैं बोल रहा था कि मंडल का कोड इसलिए खुश रहो लिख दिया गया कि इसमें कभी 10% कभी 10-20% मिलता है, तो उसको आपको 10 लिखने का क्या जरूरत है, सिर्फ खुश रहो लिखो, खुश रहो लिखो। आपको प्लस में 20% डिस्काउंट के साथ, आइकॉनिक में भी 20% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। और आइकॉनिक क्लास हमेशा अच्छा होता है, आइकॉनिक में क्लास नहीं, क्लास तो सेम होता है, आइकॉनिक में आपका फीचर बहुत अच्छा होता है, इसलिए आइकॉनिक लेना चाहिए। प्राइस हाइक होगा, इसलिए अभी इमीडिएटली ज्वाइन करें। चलो बाय बाय, खुश रहे। फिर कल से मेरा क्लास शुरू हो जाएगा, उसमें एसएससी जेई का मेरा कल से क्लास शुरू हो जा रहा है सुबह सुबह, किसमें? प्लस क्लास में। तो इसके चक्कर में हमने 2-3 दिन के लिए मैं छुट्टी लूँगा, 2 दिन के लिए, फिर सैटरडे संडे हम मिलेंगे। बस सर हमें कहाँ से पता चलेगा कि आपका क्लास कब है? ना आपको तब से तो वही URL दे रहा था, वही तो QR कोड दे रहा था कि ये जो आपका QR कोड है ये स्कैन कर लो, इसमें आपको मिल जाएगा कहाँ क्लास हो रहा है, कब क्लास हो रहा है। और सैटरडे संडे होगा तो आप गारंटेड रखिए, सैटरडे संडे होगा तो इसमें जाके जो फ्री क्लास है, जैसे FA एंड स्पेशल क्लास यूट्यूब, ये आपका यहाँ पे दिखता है। जैसे 20th को कब है, 21 जुलाई को क्या है, ये सारे आपका दिख रहा है ना। 20th का भी 8:30 से 20th इसमें 21 इसमें आ जा रहा है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ गया आपका 19 को, 20 को, 23 को 20, देखो आपका दिखेगा ना 23 को 24 को लिखा हुआ है ना, तो इसमें आपको दिख जाएगा कि कौन सा क्लास है। सिर्फ URL हम यहाँ पे दे देंगे जब क्लास होता है तब, बट ये हमें डिसाइडेड है कि भाई 20 तो हो गया, 21 22 को हमने छोड़ के 20 इससे करेंगे। तो आई एम श्योर कि आपको दिमाग में घुस गया क्या करना चाहिए। बाय बाय, खुश रहे। मंडल का ये स्प्रेडशीट को हमेशा बुक मार्क करके रखो, एंड जब क्लास होगा तब आ जाओ। एंड सैटरडे संडे को हमने इसका क्लास कंटिन्यू करेंगे, जो अभी एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहा है, इसका क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू मतलब थार्मो, और मंडल ने पढ़ाया मतलब उसका एसएससी जेई का एक क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। नॉट ओनली PYQ के साथ मंडल का सिलेक्टेड क्वेश्चन घुसा दिया ना, अब बाहर कहाँ जाके दिखाए। मंडल का जो PYQ था उसके साथ साथ मंडल का सिलेक्टेड क्वेश्चन घुसा दिया ना, आप बाहर जाके दिखाए, कभी बाहर नहीं जाएगा। इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटेड है। पहले एक सीरीज में थार्मो खत्म करता हूं, उसके बाद बाकी सीरीज में लाऊंगा। ओके, बाय बाय, खुश रहे।